वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, इम्तिहान तो वैसे कोई भी नहीं अच्छा होता हो, चाहे ज़िंदगी का इम्तिहान है, चाहे अभी इंटर के पेपर हो रहे हैं, मैट्रिक के पेपर हुए हैं, लेकिन मुकाबले का इम्तिहान जो है वो हमेशा मुश्किल तरीन समझा जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, बहुत सारे लोग जिनमें बहुत ज़बरदस्त एबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया जाता। कुछ लोग थोड़ा सा लेट स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, अच्छा इंटर के बाद या फिर बीएस के बाद वो स्टार्ट करें। गाइडलाइंस क्या हैं? वो स्टूडेंट्स जो कि अभी इंटर के पेपर दे के फ़ारिग होंगे, मैट्रिक के दे के फ़ारिग हो चुके हैं, कब से आपको अपना माइंड बनाना है कि आपने सीएसएस की तैयारी करनी है, और वो तैयारी कब से शुरू होती है? वो कौन से स्पेसिफिक बुक्स होती हैं जो आपके पास होना ज़रूरी है? आपको शुरू से ही अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है? आज के शो में हम बात करने वाले हैं जी। सीएसएस कोच मौज़म खान लोधी ने हमें ज्वाइन किया, अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हर किसी का एक ख्वाब होता है, और कुछ स्टूडेंट्स तो स्टार्ट से ही कोशिश करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग लेट हो जाते हैं। कुछ आपसे ऐसे गाइडलाइंस चाहिए। ये बताइएगा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपने सीएसएस करना है, तो उस प्लानिंग पर आपको कब से जो है वो काम स्टार्ट करना है? बहुत शुक्रिया, पहले तो आपका शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। ये सवाल वाकई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये स्टूडेंट्स जो हैं कभी कभार बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं और कभी कभार बहुत लेट कर देते हैं इन सारी की सारी चीज़ों में। मैं जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट्स मैं ये बता देता हूँ कि सीएसएस का या पीएमएस में मैं बात कर रहा हूँ प्रोविंशियल। जी इसमें पीएमएस पंजाब भी होता है, पीएमएस सिंध भी होता है, इस तरह जी सब अलग बिल्कुल। होते हैं। वो सिर्फ उस सूबे में पोस्टिंग रहती है। सीएसएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में हो सकती है। जी तो इनका जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है वो 21 ईयर्स है। ठीक। 21 ईयर्स की एज रिक्वायरमेंट होती है। 16 ईयर्स आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, तो तब आप एलिजिबल हो जाते हैं बेसिकली जो है वो इसके अंदर अपेयर होने के लिए, सारे की सारी जो है वो इम्तिहान के अंदर। तो जब 21 ईयर्स की आपकी एज आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद जब एलिजिबल होते हैं, तो उसके बाद फिर आपकी कुछ स्टूडेंट्स तब तैयारी करना शुरू करते हैं, कुछ उससे पहले भी तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने उससे पहले ही तैयारी की होती है, उनकी एक बेस बनी हुई होती है, और उनको तब जाकर बाद में जाकर उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सही। तो उस काम के लिए मेरा ये अपना एक ज़ाती ओपिनियन है कि अगर आपने कंपेटिटिव एग्जाम्स की तरफ जाना है, तो जब आप अपना बैचलर स्टार्ट करें, तो ठीक। आपको तब से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि मैंने आगे क्या करना है। क्योंकि वो जो 4 साल आपकी यूनिवर्सिटी के हैं, उन 4 सालों के अंदर आपको सर्टन वो स्किल सेट सीखना है जो आपको कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपको जो है वो हेल्प करेगा। ठीक। तो मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है कि कम से कम ऐसा हो कि आप अपना जो बैचलर स्टार्ट करें, तब से तो आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए इस मामले के अंदर। ठीक। क्योंकि आप फिर वो सब्जेक्ट्स भी आपके पास आप पढ़ें, आप उनके अंदर नॉलेज लें, उन सब्जेक्ट्स के अंदर अपनी इंग्लिश को बेहतर करने की कोशिश करें, अपनी वोकैबुलरी को बेहतर करने की कोशिश करें। और मैं तो स्टूडेंट्स को कहता हूं कि डॉन जो है ना, उसको सुबह पढ़ें। और सीएसएस या पीएमएस के स्टूडेंट का डॉन पढ़ना या कोई नॉलेज, कोई अंग्रेजी अखबार कोई भी और पढ़ना, वो फर्क है बेसिकली उस इंडिविजुअल से जिसने वो अखबार सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना है। इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना। स्टूडेंट ने इंफॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेज के लिए भी पढ़ना है। सही। तो आप अगर उस अखबार के अंदर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड मिले आपको, जो मुश्किल वर्ड हो या पहली दफा आपने देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो, आप उसको अपनी फैक्ट बुक में ऐड कर लें। ठीक। उसके बाद आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती जाएगी। सही। वो आम अपने पेपर्स में, अपनी आम गुफ्तगू में इस्तेमाल करना शुरू करें, ताकि आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती जाए। और जब आप कंपेटिटिव एग्जाम्स की एलिजिबल हो जाएं 21 साल के लिए, तो तब तक आपके पास वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी कि आपके लिए पेपर को अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं रहेगा। क्या बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट, लाइक स्टूडेंट ही सीएसएस के लिए अपेयर हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके लिए 21 ईयर्स की एजुकेशन रिक्वायर्ड है, और मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है पास होते हुए जो बहुत ब्राइट भी हैं, और मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को पास होते देखा है जो कि उतने ज़्यादा ब्राइट नहीं थे अपनी एजुकेशनल स्टडीज़ के अंदर। लेकिन वन थिंग दैट इज कॉमन इन एवरी स्टूडेंट दैट हैज पास्ड इज कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क। अगर आप कमिटेड हैं और आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं, और आप अपने गोल के ऊपर फिक्स्ड हैं कि मैंने अपना ये गोल अचीव करना है, तो उसके लिए जो है ना वो आपका सिर्फ ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। बाकी अगर आप अपने जो है वो यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर खुदा ना खास्ता बी ग्रेड डिग्री भी ले ली है आपने, और तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि आप यू हैव नथिंग टू लूज, यू कैन अगेन स्टार्ट एंड यू कैन रीच द गोल। आपके पास कितनी ऑप्शंस होती हैं, कितनी दफ़ा आप इम्तिहान में अपेयर हो सकते हैं? खुदा ना खास्ता अगर कोई एक दफ़ा अपेयर हुआ,
स्टूडेंट डिसहार्ट भी हो जाते हैं। सो आपके पास इस तरह की मिसालें भी मौजूद होंगी। तो ऐसा होता है कि एक दफ़ा अगर आप रह गए हैं, दूसरी दफ़ा आपने इम्तिहान दिया तो आप पास भी हो जाए? बिल्कुल ऐसी। आप मैं आपको क्लियर कर दूं, सीएसएस की भी 3 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं और पीएमएस की भी 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। तो मतलब कहने का मकसद कि आप 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं कंपैटिटिव एग्जाम्स की, 3 पीएमएस की हो गई और 3 सीएसएस की हो गई। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर गए हैं और टॉप पोजीशंस में आए हैं। लेकिन मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को भी मैं जानता हूं जो कि 4-4 साल 5-5 साल मेहनत करते रहे हैं, 2-3 अटेम्प्ट्स पीएमएस की दे दी, 2-3 अटेम्प्ट सीएसएस की दी और आखिर में जाके कामयाब हो गए। तो इसकी बेतहाशा मिसालें मौजूद हैं। लेकिन बस फर्क ये है कि देखें, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपने जो है वो फ्लाई करना है तो जंप तो आपको करना पड़ेगा। जब आप देखेंगे कि कुछ लोग उड़ रहे हैं तो कुछ अपनी पहली जंप में भी उड़ सकते हैं, कुछ को छठी जंप लग जाती है उड़ने के अंदर, लेकिन उड़ने के लिए जंप तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमिटमेंट और हार्डवर्क जरूरी है। कुछ स्पेसिफिक बुक्स होती हैं जिनकी रीडिंग आपको रूटीन में करनी चाहिए, वो किस तरह से स्टूडेंट्स उस पर काम करें? जब आप रेगुलर काम स्टार्ट करते हैं, सीएसएस का पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसके अंदर जब आप फॉर एग्जांपल अपनी तैयारी आपने शुरू कर दी है तो आपके 6 सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी हैं। ठीक है। वो जो 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें 2 पेपर्स इंग्लिश के होते हैं, एक इंग्लिश एसे का होता है और एक इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर होता है। उसके बाद एक पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर होता है, एक करंट अफेयर्स का होता है, एक जनरल साइंस एंड एबिलिटी। पहले वो सिर्फ जनरल साइंस होता था, अब उन्होंने जनरल साइंस के साथ थोड़ा सा मैथ्स भी उसमें ऐड किया है और उसको जनरल साइंस एंड एबिलिटी कर दिया, और एक इस्लामियात हो गया। तो ये 6 तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। इन सब की एक एक बुक तो आपने पढ़नी है। उसके बाद आपके 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप जो मर्जी फाइनल कर लें। वो आपके पास ऑप्शंस हैं, तकरीबन 40 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आप अपनी मर्जी से कोई भी 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रख सकते हैं। तो हर एक की एक एक बुक जो है वो आपको जो है वो पढ़नी है। मैं उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मशवरा ही देना चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको गाइडलाइन की चीज़ समझ नहीं आ रही, आप FPSC जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे सिलेबस डाउनलोड कीजिए, आप देखिए कि हर सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है। उन्होंने 7 रिकमेंडेड बुक्स भी दी हुई होती हैं कि आप ये रिकमेंडेड बुक जो है वो पढ़ना शुरू करें, उसमें से कोई एक किताब पढ़ लें। उन्होंने तो 10-10 किताबें लिखी हुई हैं, आप कोई एक किताब अपनी मर्जी से या किसी टीचर के पास जो कि कंपेटिटिव एग्जाम्स को टीच कर रहा है उसके पास जाएं और उनके साथ मशवरा करें कि सर मैं कौन सी किताब स्टार्ट करूं। तो मैं इनिशियली ये मशवरा देता हूं कि आप सिलेबस डाउनलोड करें, उसके बाद जो किताबें हैं जो FPSC ने खुद ही रिकमेंड की हुई हैं उन्हीं में से कोई एक किताब उठाएं और अपनी रीडिंग तो कम से कम शुरू करें। आप उस फ्लो में तो आएं, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता तो फिर आपको पता है फिर ये दरिया है, उसमें तो फिर आप जो मर्जी इसमें ऐड करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इंटरव्यू का जब मरहला आता है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इम्तिहान पास कर लेते हैं, इंटरव्यू में रह जाते हैं, उसकी क्या रीज़न होती है? अच्छा, इंटरव्यू में अब ये चीज़ बड़ी मैं क्लियर करना चाहता हूँ बहुत से लोगों को भी, स्टूडेंट्स को भी, कि इंटरव्यू के अंदर पाकिस्तान के अंदर बड़ी अजीब बात है कि इंटरव्यू में फेलिंग रेशो जो है वो बहुत कम है। प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट पास तो हो जाता है इंटरव्यू में भी और कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी, रिटन पार्ट में भी पास हो जाता है, लेकिन मसला सिर्फ आता है कि उसकी एलोकेशन नहीं होती और उसके टोटल मार्क्स जो हैं वो उतने नहीं आते, बनते, एक्यूमुलेट नहीं होते जितने मार्क्स जरूरी होते हैं आपको एलोकेशन लेने के लिए, क्योंकि उसमें हर साल तकरीबन 200, 250, 250 सीट्स आती हैं। अब कहने का मकसद है कि अगर फॉर एग्जांपल 500 बच्चा पास हो गया है, उस 500 बच्चे के अंदर आपके पास आपका रिटर्न भी पास है, इंटरव्यू भी पास है, लेकिन आपके नंबर उतने नहीं हैं इकट्ठे करके, एक्यूमुलेट करके जितने बाकियों के हैं, तो आप पास होने के बावजूद भी रह जाएंगे। तो ऐसे सिनेरियो में इंटरव्यू का जो प्रोसेस है उसके अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंटरव्यू का प्रोसेस बहुत डिफरेंट है रिटन पार्ट से, क्योंकि जिस तरह अंग्रेजी लिखने वाली और अंग्रेजी बोलने वाली बहुत फर्क है, इसी तरह आपका इंटरव्यू का प्रोसेस बहुत फर्क है। क्योंकि इंटरव्यू में सिर्फ स्टूडेंट का नॉलेज नहीं देखा जाता, क्योंकि FPSC ने नॉलेज टेस्ट कर लिया है, उसको पता है कि आपको पता है, इसीलिए तो आप इंटरव्यू वाली जगह पर बैठे हैं, वरना 20,000, 25,000, 30,000 बच्चा पेपर दे रहा है तो 400 बच्चा पास हुआ है, तो FPSC को भी पता है कि आपके पास नॉलेज है। तो वो फिर आपका सिर्फ नॉलेज नहीं देखते, वो आपकी पूरी पर्सनालिटी जज करते हैं कि आप कंडक्ट कैसे कर रहे हैं अपने आप को। अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आता तो आप कैसा रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, आपके ऊपर प्रेशर अगर डाला गया है तो कहीं आपके चेहरे पे आपके जो है ना वो कोई एक्सप्रेशन इस तरह के तो नहीं आ रहे कि आप ऑकवर्ड हो रहे हैं और आप गुस्सा कर रहे हैं। सो दे जज यू एज अ होल पैकेज बिकॉज दे नो that you have the knowledge, but now they want to judge कि आप ऑफिसर कैसे लगेंगे। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि इसके लिए कि आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, सारा दिन पढ़ाई करनी पड़ती है। एक आम तासुर ये है कि आप
कम वक्त में क्वालिटी पढ़ाई करके भी जो है वो सीएसएस का इम्तिहान पास कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये हमारे माशरे के अंदर जो है ये एक मिथ है। हाँ। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सीएसएस या पीएमएस का स्टूडेंट जो पास कर जाता है ना, उसके बारे में मिथ बन जाती है कि इसको तो सब कुछ पता है। सब कुछ पता है। ठीक है, और वो कहते हैं ना कि ही और शी नोज एवरीथिंग अंडर द स्काई। हाँ। राइट, ऐसा नहीं है। आप यकीन करें कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जो है वो ये खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि ज़ाहिर बात उनको हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हो नहीं सकती, और ये मुमकिन ही नहीं है कि आप रोज़ाना जो है वो 18-18 घंटे जो है वो बैठ के पढ़ें। ये मैं समझता हूँ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी जो है वो ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन आप बेशक जितना मर्जी पढ़ें, आप 4 घंटे पढ़ें, 5 घंटे पढ़ें, राइट, लेकिन उन 4 घंटों में बस आपने पढ़ना है। वो 4 घंटे ये नहीं कि 15 मिनट आपने पढ़ लिया और 15 मिनट आपने फिर कोई टीवी देख लिया और 15 मिनट घर वालों से गपशप कर ली और 15 मिनट बाद वापस आके किताब उठाई, घंटा गुजर गया और आपने कहा जी मैं तो घंटे से पढ़ ही रहा हूँ। हाँ। तो 4 घंटे पढ़ें या 5 घंटे पढ़ें या 6 घंटे पढ़ें, लेकिन उन 4, 5, 6 घंटों के अंदर सिर्फ पढ़ें और आपका फोकस सिर्फ पढ़ने पर होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वक्त कितना लगेगा आपको, ये हर एक पे फर्क पे डिपेंड करता है। सही। कुछ स्टूडेंट बहुत जल्दी सीख जाते हैं, सही। कुछ को वक्त लगता है क्योंकि उनकी मेंटल कैपेसिटी उतनी नहीं होती, उन्होंने वो चीज़ें कभी पढ़ी नहीं होती जो उन्होंने सीएसएस में आके पढ़नी होते हैं, जी। इसलिए उनको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा वक्त लगता सही। है। तो ये काम नहीं है कि आपको सुबह से शाम तक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ आपको पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंट पढ़ना पड़ेगा और फिर रिवाइज भी करना पड़ेगा। सही। अच्छा, अगर आप किसी इदारे से प्रॉपर सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक माहौल होता है, तमाम स्टूडेंट्स वो आपके मुसलसल टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं, तो क्या वो ज़्यादा बेहतर नताइज की तरफ लेके जाता है आपको? मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें ऐसी हैं। मैं स्टूडेंट को क्योंकि खुद भी पढ़ाता हूं, तो मैं स्टूडेंट्स को ये भी कहता हूं कि अच्छा भाई, अगर आप लोगों ने घर बैठ के तैयारी करनी है तो भी ठीक है, अगर आपने किसी उस्ताद को ज्वाइन करना है और उसके साथ पढ़ना है तो भी ठीक है। लेकिन उस्ताद को ज्वाइन करने का ना एक फ़ायदा है। फ़ायदा ये होता है कि आपको ना एक कंपेटिटिव इन्वायरमेंट मिलता है। सही। आप जब क्लास में बैठते हैं तो आपके साथ जो आपका स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसने सवाल का जवाब दिया और आपने नहीं दिया, वो जो सेंस ऑफ कंपटीशन है वो स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। वरना घर बैठ के तो लग रहा होता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन जब तक टेस्ट नहीं होती कोई चीज, तब तक आपको समझ नहीं आती कि क्या वाकई ऐसा जो मुझे समझ आ रहा था, जो मैंने पढ़ा था, क्या वो ठीक है। तो सेंस ऑफ कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो तब मिलता है जब आप इकट्ठे स्टूडेंट के साथ बैठकर जो है उनकी जो है अल्टीमेटली तैयारी करते हैं। लेकिन उसके लिए आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मशवरा जरूर किसी से कर लीजिए कि क्या मैं जो तैयारी कर रहा हूं वो ठीक कर भी रहा हूं कि नहीं। क्योंकि अगर आप एक्शन की तरफ अपनी तरफ से जा रहे हैं लेकिन असल में आप उल्टा जा रहे हैं, तो एवरी स्टेप दैट यू आर टेकिंग in the wrong direction is taking you away from the goal। बिल्कुल। आप उल्टी तरफ जा रहे हैं। मशवरा करना जरूरी है, लेकिन आप अपने घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन कंपटीशन जो है वो बहुत जरूरी है। एनवायरनमेंट बहुत आपके लिए जो है फायदेमंद हो जाता है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों? मैसेज स्टूडेंट्स को मैं यही देना चाहूंगा कि आप मेहनत करें और कंसिस्टेंट रहें। लेकिन एक चीज़ मैं स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करूंगा आपके चैनल के तवज्जुद से भी, आप जिस दिन सीएसएस की या पीएमएस की तैयारी करना शुरू करेंगे ना, तो आप कोशिश कीजिएगा कि नेगेटिव लोगों को ना अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिएगा। क्योंकि वो नेगेटिव लोग जो आपको नेगेटिव वाइब देते हैं, पॉजिटिव इनपुट नहीं देते ना, उनको आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिएगा। क्योंकि जिस दिन आप कामयाब होंगे ना, वो सब लौट आएंगे। बिल्कुल। आप किसी दिन कामयाब होकर तो देखें, वो सब वापस आ जाएंगे। बिल्कुल, आपने सीखा। थैंक यू सो मच आपके वक्त का। शुक्रिया नाज़रीन, ब्रेक होगी, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।